हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बिहार के जो भी आने वाले एग्जाम हैं जैसे बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार इंटर लेवल, बीएसओ, एईडीओ का वैकेंसी अभी आया है। तो सभी एग्जाम जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बीच। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक और संख्या को छोड़कर 720 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों की जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर n है और इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से है, a पे पावर x इंटू बी पे पावर y इंटू सी पे पावर z। तो इसके जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी, गुणनखंडों की कुल संख्या, वो क्या हो जाएगी, जो पावर है उसे एक ज्यादा कर लीजिए, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस सॉरी वाई है x प्लस वन इंटू में ये आपका x प्लस वन और ये y प्लस वन और इंटू में z प्लस वन। ये हो जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी पावर से एक अधिक जो भी अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है उसका जो पावर है उससे एक अधिक करके सबको गुणा कर देना है। ठीक है, तो 720 का पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 720 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9 गुना 10, 9 72, और ये 2 का क्यू हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया और 10 का मतलब 2 गुना 5 हो गया, यानी 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 4 हो जाएगा। तो गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगी 4 1 5 गुना 2 का 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 है तो 1 और अगला 2, तो 3 गुना 6 बचे 30। 720 के टोटल 30 गुणनखंड है। इस 30 गुणनखंड में कौन कौन है, एक भी है और 720 भी है, संख्या स्वयं भी है। ये जो गुणनखंड निकलता है इसमें संख्या एक भी होता है और स्वयं संख्या जो कि यहाँ 720 भी है। क्वेश्चन में करा इसके अलावा, तो टोटल है कितना 30, और एक हो गया एक और एक हो गया 720, यानी इन दोनों को छोड़कर, तो दो को हटा देते तो कितना हो जाएगा 28, यानी एक और स्वयं को छोड़कर 720 के 28 गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर डी। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 10 प्राप्त होंगे। यानी 131 में भाग करे तो 8 शेषफल मिले, 91 में भाग करे तो 9 शेषफल मिले और 215 में भाग करे तो 10 शेषफल बचे। ऐसा हमें बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी शेषफल है वो दिए गए क्रमशः संख्या से घटा लेंगे। तो 131 में से 8 गया 123, 91 में से 9 गया 82 और 215 में से 10 गया 205। अगर कोई संख्या इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो उस संख्या से जब इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचना है, यहाँ 8। कैसे, इसको अगर पूरा पूरा काट दे तो ये इसे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो अगर 123 को पूरा पूरा काट रहा है तो 131 में भाग करेंगे तो शेषफल 8 बचेगा। अगर 82 को पूरा पूरा काट रहा है तो 91 में भाग करेंगे तो 9 शेषफल बचेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, 123, 82 और 205 का एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस पूरे को क्या करे, विभाजित करे। तो 123 का मतलब क्या है, ये 41 गुना 3 है क्या, ये 41 गुना 2 है और ये 41 गुना 5 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में क्या होगा, 41, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को विभाजित कर दे वो 41 है। तो 41 से आप 131 में भाग करोगे शेषफल 8 आएगा, 91 में भाग करोगे 9 आएगा, 215 में भाग करोगे 10 आएगा। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गई, 41 हो गई। ऑप्शन नंबर डी। जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो एक पर 2 का गुणज और दूसरे पर 3 का गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी। जब दो पासा फेंका जाता है तो परिणाम किस तरह से आता है, 1 1, 1 2, 1 3, इस तरह से, और लास्ट वाला जो होगा वो 6 6 हो जाता है। टोटल कितने परिणाम होते हैं, टोटल 36 परिणाम होंगे। 6 गुना 6 या 6 का स्क्वायर, टोटल 36 परिणाम होंगे। इसमें कह रहा है कि एक पर 2 का गुणज होना चाहिए और दूसरे पर 3 का गुणज। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज को
वो भी देखना है। अगर यही रहता है कि पहला पर 2 का गुणज और दूसरा पर 3 का गुणज, तब इसका मतलब हुआ कि पहला पर 2 ही होना चाहिए, 2 का गुणज ही होना चाहिए और दूसरा पर 3 का। लेकिन एक पर 2 का गुणज और दूसरा पर 3 का गुणज मतलब किसी एक पर 2 का गुणज होगा तब दूसरे पर 3 का गुणज होगा। यानी पहला पर भी 3 का गुणज हो सकता है, दूसरा पर भी, पहला पर भी 2 का गुणज हो सकता है, दूसरा पर भी, ये ध्यान रखना है। लेकिन किसी एक पर अगर 2 का है तो दूसरे पर 3 का होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, तो पहले एक वाला पकड़ते हैं। तो एक वाला में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि एक है न, एक न 2 का गुणज है न 3 का गुणज है, तो एक वाला में कोई नहीं आएगा। 2 वाला में कौन आएगा, तो 2 वाला में आपका 2 3 आ जाएगा, 2 का गुणज ये 3 का गुणज। 2 वाला में आपका 2 6 आ जाएगा, 2 का गुणज 3 का गुणज, और 2 वाला में आएगा नहीं। 3 वाला में कौन कौन आएगा, 3 वाला में 3 2 आ जाएगा, 3 का गुणज 2 का गुणज। 3 4 आ जाएगा, 3 का गुणज 2 का गुणज। 3 6 आ जाएगा, 3 का गुणज 2 का गुणज। 4 वाला में कौन कौन आएगा, 4 वाला में 4 और 3 आएगा, 4 का 2 का गुणज 3 का गुणज। 4 और 6 आ जाएगा, 2 का गुणज और 3 का गुणज। और 4 वाला में कोई आएगा नहीं। 5 वाला में कोई नहीं आएगा, क्योंकि 5 दोनों में से किसी का गुणज नहीं है। 6 वाला में आपका कौन कौन आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा। 6 वाला में आपका 6 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 का गुणज है और ये 3 का गुणज है। 6 वाला में आपका 6 4 आ जाएगा, 6 वाला में आपका 6 6 आ जाएगा। ठीक है, और कोई होगा अब 6 वाला में अब कोई नहीं होगा। 5 6 आ नहीं सकता है और 6 5 भी नहीं आएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घटना के पक्ष में कितने परिणाम है, 11, और टोटल कितने परिणाम है, 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 11/36, ऑप्शन नंबर सी। ए अनुपात बी दिया है 3:7, बी अनुपात सी दिया है 4:9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ए अनुपात बी जो है वो है 3:60 और बी अनुपात सी जो है वो है 4:9। ठीक है, यानी यहाँ जो है बी 7 है और यहाँ जो है बी क्या है, 4 है। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो 7 और 4 का एलसीएम 28, 28 बनाने के लिए इसको 4 से और इसको कितना से करना होगा, 7 से। तो ए आपका हो जाएगा 21 और बी हो जाएगा 28 और सी हो जाएगा आपका 9 सते 63। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 21:28:63, ऑप्शन नंबर। दूसरा तरीका है ए बी सी लिख लीजिए। ए हो गया 3, बी हो गया 7 पहला के लिए, दूसरा में बी हो गया 4 और तीसरा में सी हो गया 9। ठीक है, जो खाली स्थान है उसके बगल वाला संख्या भर दीजिए। यहाँ खाली स्थान में बगल वाला 7 है तो 7 भर दिए, यहाँ बगल वाला 4 है तो 4 भर दिए। 4 3 12, 7 6 28 और 9 7 63। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। 50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। 50 का औसत 23 है। औसत कहिए माध्य कहिए एक ही बात है। तो औसत का खास बात क्या है कि अगर प्रत्येक संख्या को हम जितना बढ़ाएंगे या जितना घटाएंगे या जितना गुना करेंगे, औसत भी उतना ही बढ़ेगा घटेगा गुना होगा। कहने का मतलब अगर हम प्रत्येक संख्या को 3 3 बढ़ा देंगे तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को 5 घटा दे तो औसत भी 5 घट जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दे तो औसत भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है, 13 से गुना कर रहा है तो औसत भी 13 गुना हो जाएगा। तो 23 गुना 13, 23 3 39 और 13 दूना 26 और 3 13 13 39 और 13 दूना 26 और 3 29, 299, ऑप्शन नंबर बी। ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश की गई राशि 64,000 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7,056 हो जाती है। तो ब्याज की दर यानी 6400 रुपए पर 1 + r/100 पे पावर 2, ये हो जाता है 7,056। यानी 1 + r/100 पे पावर 2 बराबर 7,056/6400। 8 से कटेगा क्या, 8 8 64, 8 8 64 और ये आपका हो जाएगा 8 दूना 16 और ये 800 बार में, 2 से 400 बार में और ये 441 बार में। यानी इसको के मान लेते हैं तो के बराबर 441/400, जो कि क्या है 21/20 का स्क्वायर है, ये के स्क्वायर। यानी के का वैल्यू हमारे पास आ गया 21/20। ठीक है, के मतलब क्या, 1 + r/100।
यानी R/100 बराबर 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1/20, यानी R बराबर कितना आ गया 5%। ठीक है, या आप ऐसे समझिए, R को ढोना नहीं है तो आप ऐसे समझिए कि K का वैल्यू क्या आ गया 21/20, यानी 20 पर 1 का ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है 1 का, कितना पर 20 पर, और परसेंटेज बनने के लिए 100%। तो यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं 5% रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 5 वर्ष में बढ़कर 1,13,880 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज क्या है यदि समान राशि को 9% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 6% साधारण ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष के लिए, तो टोटल साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 30%। लेकिन आपको राशि दिया हुआ है, ब्याज 30% है तो राशि 130% होगा। यही 130% का वैल्यू दिया हुआ है 1,13,880 रुपए। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 13 अट्ठे 104, 9 13 सत्ते 91, 7 13 छक 78, यानी 1% का वैल्यू आ गया 876। मूल्य निकालना होता तो 100% का निकाल देते, लेकिन आपको क्या निकालना है 9% की दर से 8 वर्षों का ब्याज, तो 9 अट्ठे 72% का वैल्यू चाहिए। 9 वर्ष में 8 वर्ष में 9% से ब्याज कितना मिलेगा 72%, तो आपको 72% का वैल्यू निकालना है। तो 1% का 876, तो 72% का 876 गुना 72, गुना करना है 72 से, 6 दूना 12, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, 2 गो ऑप्शन है तो गुना करना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं 70 से गुना कर लेते हैं, 876 में 70 से 7 6 42, 7 7 49, अच्छा 53, 5 7 8 56 और 61 ये 0, तो ये 70 से गुना हो गया। अब 72 था ना, तो दुगुना करके इसको जोड़ दीजिए, यानी 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15 का 5 और 1 8 दूना 16 और 1 17, तो ये हो गया 2 7 0 3 6 63 0 72, ऑप्शन नंबर ए। एक दुकानदार 100 रुपए अंकित मूल्य वाली पाठ्यक्रम पर 15% की छूट देता है। अनुरोध पर वह माल की नई कीमत पर 10% की छूट की अनुमति देता है। ग्राहक को दी जाने वाली कुल छूट क्या है? 2 छूट दिया जाता है, एक 15% का और एक 10% का। ठीक है, तो 100 रुपए पर 15% का छूट कितना हो जाएगा 15 रुपया, तो 100 रुपया में 15 रुपया छोड़ दिया, कितना बचा 85 रुपया। अब 85 रुपया का 10% ब्याज देता है, 85 रुपया का 10% कितना हो जाएगा 8.5 रुपया, 8.5 रुपया। ठीक है, तो 15 रुपया और 8.5 रुपया कितना हो गया 23.50 रुपया का छूट मिला, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका क्या है, समतुल्य ब्याज निकाल लीजिए। 15% और 10% का समतुल्य ब्याज, ए प्रतिशत और बी प्रतिशत का समतुल्य ब्याज क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, तो 10 15 प्लस 10 माइनस 15 गुना 10 बटा 100, यानी 25 माइनस 1.5 यानी 23.5%। तो 100 रुपया का 23.5% कितना हो जाएगा 23.50 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। रणवीर ने सूची मूल्य से 25% कम भुगतान करके एक कंप्यूटर खरीदा और इसे अपने पड़ोसी को उसकी खरीद लागत पर 40% लाभ पर बेच दिया। कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? मान लीजिए 100 रुपया का था, लेकिन रणवीर ने इसे 75 रुपया में खरीदा, 25% कम में। अब इस 75 यानी जो उसका लागत मूल्य था उसके 40% लाभ पर 40%, तो 75 का 40% अगर आप निकालोगे 2 से 5 बार में, 5 से 15 बार में, 15 दूना 30 रुपया आ जाएगा, कितना 30 रुपया। तो बेचा कितना में 75 प्लस 30 यानी 105 रुपया में बेच दिया। खरीदा 75 में, 105 में खरीद बेच दिया, जबकि उसका अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया। तो 100 रुपया का चीज 105 में जा रहा है, कितना का लाभ हो रहा है अंकित मूल्य पर 5 रुपया का। 100 पर जो लाभ होता है उसी को तो प्रतिशत कहते हैं, यानी 5% का लाभ हुआ है अंकित मूल्य पर, जो कंप्यूटर का सूची मूल्य है उस पर, ऑप्शन नंबर डी। 60 रुपए प्रति किलो की चाय को 70 रुपए प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। एक है 60 वाला चाय, एक है 70 वाला, मिश्रण को बेचना है 80 रुपए ताकि 25% का लाभ हो।
देखिए एलिगेशन क्या कहता है कि अगर एक क्रैमुल वाला है एक बी क्रैमुल वाला है और दोनों का मिक्सचर सी क्रैमुल वाला है, तो जो रेशियो होगा जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। मान लीजिए सी बड़ा है तो सी माइनस बी और इधर ए बड़ा है तो ए माइनस सी, इस रेशियो में होगा। इसी को एलिगेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? एलिगेशन कहा जाता है। तो हमें क्या है, एक का मिक्सचर का पता है 60 रुपए, दूसरे का 70 रुपया, मिश्रण का नहीं पता है। दोनों को मिश्रण का जो है आपको क्या पता है? बिक्रैमुल पता है कि 80 रुपए प्रति किलो बेचे तब 25% का लाभ हो, यानी 125% का वैल्यू ही क्या है? 80 रुपया है। हमें क्रैमुल चाहिए यानी 100%, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80/125 गुना 100, 25 चौका 100, 25 पचे 25, 125, 5 से ये 16, 16 चौका 64, यानी मिश्रण का जो क्रैमुल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 64 रुपया होना चाहिए। एलिगेशन लगा देते हैं। 70 में से 64 गया 6, 64 में से 60 गया 4, तो कितना हो गया? 3:2। किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 3:2, ऑप्शन नंबर ए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने मतदान का 41% वोट हासिल किया और 97,632 से चुनाव हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या है? हारने वाले को 41% आया तो जीतने वाले को 59% आएगा, क्योंकि दो ही उम्मीदवार है। 100% टोटल मत, तो हारने वाले को 41 तो जीतने वाले को 59। कितना से जीता है या हारने वाला कितना से हारा है? तो 18%, और यही 18% वोट का संख्या दिया हुआ है 97,632। तो 18 पचे 90, 18 चौक 72, 4 18 दूना 36, 18 चौक 72, यानी 1% का वैल्यू आ गया 54/24। आपसे क्या पूछा है? जीतने वाले उम्मीदवार, तो जीतने वाला कितना रहा है? 59%, तो 59% का हो जाएगा 54/24 गुना 59। 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन नंबर बी का। चीनी की कीमत में 20% की कमी एक खरीदार को 160 रुपए में 4 किलो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? मूल्य क्या है, यानी शुरू में मूल्य क्या था? 20% का कमी हुआ। अगर हम पैसा बचाना चाहते हैं तो 160 रुपए का 20% यानी कितना? 32 रुपया बचा सकते थे। चीनी में मूल्य कम होने के कारण हम 32 रुपया बचा सकते थे, लेकिन 32 रुपया के बदले हमें 4 केजी चीनी मिल रहा है, यानी 4 केजी चीनी जो है वो 32 रुपया का मिल रहा है, यानी 1 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा? 8 रुपया। लेकिन ये घटा हुआ है, ये कम होने के बाद ऐसा केस है ना, क्योंकि कम हुआ तभी मेरे पास 32 रुपया बचा, और इसी 32 के बदले हमें 4 केजी यानी कम वाला 4 केजी मिल रहा है। तो 8 रुपये प्रति केजी पहले का था, सॉरी कम होने के बाद का है, और ये 20% कमी के बाद आया है, यानी 20% कमी का मतलब 80% का वैल्यू 8 रुपया, तो 10% का वैल्यू 1 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपया। यानी शुरू में जो इसका मूल्य था वो कितना था? 10 रुपया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाइप पी किसी टैंक के 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टैंक के 2/5 भाग को 28 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 7 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। पाइप पी, क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे? पी जो है 5/7 भाग भरता है कितना में? 30 घंटा में। तो 5 से 6 बार में पूरा कितना में भरेगा? 7 छक 42 घंटा में। ठीक है, 42 घंटा में पी भरेगा। ये पी का है। क्यू कर रहा है कितना? 2/5 कितना में? 28 घंटा में। तो 2 से 14 बार में 14 पचे 70, यानी क्यू पूरा करेगा 70 घंटा में। टोटल वर्क यानी टोटल टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं। 70 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 210। 42 से भाग करें 5, ये 70 से भाग करेंगे 3, यानी पाइप पी प्रति घंटा 5 भर रहा है और पाइप क्यू प्रति घंटा 3 भर रहा है। दोनों मिलकर कितना भरेगा प्रति घंटा? 8। प्रति घंटा पी और क्यू 8 भर रहा है, जबकि ये रहा है चालू कितना देर? 7 घंटा। पी और क्यू 7 घंटा, तो 7 घंटा में कितना भरेगा? 8 सते 56। ये 56 भर दिया, और ये 56 जो है भरने के बाद दोनों को बंद कर दिया गया और आर को खोल दिया गया, और ये आर 8 घंटे में खाली कर देता है। तो 8 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 56 खाली कर रहा है। 8 घंटा में कितना खाली कर रहा है? 56। तो 8 घंटा में 56 खाली कर रहा है, तो प्रति घंटा कितना खाली कर रहा है? 7 प्रति घंटा। ये 7 खाली कर रहा है। कौन? आर।
ठीक है। और प्रति घंटा P और Q भर रहा है कितना 8, तो P प्लस Q माइनस R का प्रति घंटा, P है 5, Q है 3 और R है -7, क्योंकि R क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट। यानी P Q चलते रहे और R खाली होते रहे तो प्रति घंटा 1 यूनिट टैंक भरेगा, प्रति घंटा 1 यूनिट। और टोटल कितना कैपेसिटी है 210, तो 210 भरने में 210 घंटा लग जाएगा। प्रति घंटा 1 यूनिट, तो 210 भरने में 210 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। जब x को 19, 28, 55, 91 प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या अनुपात में होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 19 में से x घटाए, 28 में से x घटाए, 55 में से x घटाए और 91 में से x घटाए, तो ये समान अनुपात में होता है, सेम अनुपात में होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए a बटा b बराबर c बटा अगर d हो, तो c बटा अगर d हो तो आप इसको लिख सकते हो a बटा b माइनस a बराबर c बटा d माइनस c। यानी हर के जगह हर में से अंश को घटा सकते हो, लेकिन दोनों तरफ। तो घटाने से क्या फायदा होगा कि x का टर्म घट जाएगा। 28 माइनस x में से 19 माइनस x घटाएंगे तो x कैंसिल, 28 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो 19 माइनस एक्स ऊपर तो वैसा ही है, नीचे 9 बच गया। ये ऊपर 55 माइनस एक्स ही रहेगा, इसमें से घटाएंगे x खत्म, 91 में से 55 जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो 9 से कट गया ये 4 बार में, 19 चक 76 माइनस 4x बराबर 55 माइनस एक्स, यानी 3x बराबर हो जाएगा 21, यानी x बराबर हो गया कितना 7। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से अगर जाओगे तो देखिए 19 माइनस 8 कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 20, 11 बटा 20 इधर देखिएगा तो 55 में से 8 गया कितना, 55 में से 8 गया 47, तो 11 का फैक्टर है ही नहीं, खत्म। 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, इसमें से 7 घटाएंगे 21, 3 से कट जाएगा 4 बार में, ये 7 बार में। 7 घटाएंगे 48, इसमें से 7 घटाएंगे 84, 12 7 84, 12 6 48, तो 7 घटाने में बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ज्यादा आसान है ऑप्शन से ही चेक करना। एक व्यापारी जो है चावल को 39% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो बेईमानी से उस बाट पर अंकित वजन से 17% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक पूर्ण संख्या में, यानी ये दशमलव में आने वाला है। 100 का चीज बेचता है कितना में 139 लाभ, यानी 139 में, ठीक है। ये दुकानदार का है और ये ग्राहक का है। उसके बाद क्या कर रहा है 17% कम वजन तोल रहा है, यानी ग्राहक को अगर 100 दे रहा है तो दुकानदार को 83 दे रहा है, 17% कम, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे, इधर कैंसिल होने वाला को काट सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, यानी 83 का सामान कितना में गया 139 में। कितना का लाभ हुआ 17 और 39, यानी 56 का लाभ हो गया कितना में 83 में, गुना 100%, यानी 5600 बटा 83, ठीक है। 5600 में अगर 83 से भाग करेंगे, 83 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में, 6 18, 8 6 48 और 1 49, 2 62 बच जाएगा 0, और ये आपका 7 बार में जाएगा, 8 7 56, 7 बार में जाएगा 7 21, 8 7 56 और 2 58, 19 और 20 कितना हो गया 39, यानी 67 दशमलव समथिंग होगा, तो 67% के आसपास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक मीनार के आधार से बी स्क्वायर मीटर और ए स्क्वायर मीटर की दूरी और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः दो बिंदु एक्स और वाई मीनार के विपरीत दिशाओं में से मीनार से सिर के उन्नयन कोण पूरक है। तो देखिए ये जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। जनरली बिहार के एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं होते, बट जैसे एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड हो जाता है एक दो क्वेश्चन, वैसे ही समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो एक मीनार है, ये मीनार के दोनों साइड दो बिंदु है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। एक्स से बी स्क्वायर मीटर की दूरी पर और ये ए स्क्वायर मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, और ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है, यानी ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ये मीनार की ऊंचाई है h। तो आपसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए tan अल्फा अगर हम लोग यहाँ देखें इस ट्रायंगल में tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा h बाई
बी स्क्वायर, और इस वाले में tan 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई ए स्क्वायर। tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है, tan 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा होता है, यानी कॉट अल्फा बराबर एच बाई ए स्क्वायर। आप सभी को पता होगा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1 होता है, यानी एच बाई बी स्क्वायर इंटू एच बाई ए स्क्वायर बराबर 1, यानी एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एच बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी रूट 3 होके क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक चोर को एक पुलिस ने 80 मीटर की दूरी पर देखा। चोर की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। यानी चोर स्पीड दौड़ रहा है और पुलिस यानी वो और आगे भाग जाएगा, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा चल रहा है चोर, तो 18 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18, ठीक है, 5/18 हो गया, और कितना सेकंड है, तो 18 सेकंड, 18 से 18 खत्म, यानी 5 मीटर और आगे चला जाएगा चोर जो है, 5 मीटर और आगे चला जाएगा 18 सेकंड के बाद, यानी पहले 80 था प्लस 5 कितना हो जाएगा, 85। ऑप्शन नंबर बी। यदि 108 श्रमिक 36 दिनों में एक दीवार का निर्माण करते हैं तो 48 श्रमिक उसी दीवार का निर्माण कितने में करेंगे। तो 108 श्रमिक का 36 दिन, तो टोटल वर्क हो गया 108 गुना 36, और इधर मान लीजिए एक दिन में करता है तो टोटल वर्क 48 गुना x, ये दोनों बराबर होगा, एक ही काम को कर रहा है, तो कितना हो गया, ये 12 3 36, 12 48 और 4 से ये 27 बार में, 27 तिहाई 81। ऑप्शन नंबर सी। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम किया और 6300 रुपए कमाए, तो पी का हिस्सा। देखिए पी और क्यू है, पी कर रहा है 12 दिन में, क्यू कर रहा है 9 दिन में। जब भी कोई राशि कमाया जाता है मैथ के क्वेश्चन में, तो वो दिनों के हिसाब से नहीं, उसकी इफिशियंसी जो क्षमता है उसके हिसाब से होता है। तो अगर दिन का अनुपात ये है तो क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा इसका, यानी 9:12, 3 से काट सकते हैं, 3:4, यानी पी की क्षमता 3 है तो क्यू की क्षमता 4 है, दोनों मिला के कितना 7, और 7 के बदले मिलता है 63,000, तो एक यूनिट का कितना मिलेगा, 9 सत्ते 63, 9,000। आपसे किसका पूछा है, पी का हिस्सा, पी का क्षमता 3, तो 3 का 9 तिहाई 27,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। स्वाति जो है 4200 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करती है। 5 महीने के बाद बानी स्वाति के साथ उसके साथी के रूप में शामिल हो जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ को स्वाति और बानी के बीच 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बानी का योगदान बताइए। देखिए जो लाभ का अनुपात होता है वो किस किस से मिलता है, निवेश और समय। निवेश अगर ए और बी है और समय x और y है, तो लाभ का अनुपात ax अनुपात by होता है, ठीक है। यानी अगर आपको लाभ दिया हुआ है और समय पता है तो निवेश कैसे निकालिएगा, लाभ में अगर भाग कर देंगे किससे, समय से, तो निवेश का पता हो जाएगा। तो लाभ आपको दिया हुआ है 2:5। निवेश का महीना आपको पता है कि जो बानी है स्वाति वो 12 महीने की कर रहे ना, 5 महीने के बाद बानी आती है, यानी ये जो स्वाति है आपका, स्वाति ये तो शुरू से ही है, बानी 5 महीने के बाद आती है, यानी 7 महीने के लिए। तो स्वाति 12 महीने के लिए रहती है और बानी जो है वो 7 महीने के लिए रहती है। तो 2 से 6 बार में, यानी 7 से गुना कर दे, 7 से इधर और 6 से उधर, यानी 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 30। यानी ये जो निवेश का अनुपात आया है स्वाति और बानी में वो 7:30 का है। स्वाति कितना का निवेश कर रही, 4200 का, तो 7 यूनिट 4200, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 600। आपसे किसका पूछा है, बानी का योगदान, तो बानी का 30 यूनिट, 30 यूनिट का 18,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, 8.5 वर्ष बाद अनुपात 7:4 हो जाएगा। बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता पुत्र, पिता का दुगना है यानी पिता 2 तो पुत्र 1, 8.5 वर्ष के बाद ये 7:4 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 का गैप है, ये 3 का गैप बराबर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का 8.5 वर्ष के बाद पूछा है, तो ये गैप बराबर करने के लिए देखिए इसका गैप 3 का है और इसका 1 का है,
तो इसको 3 से गुना कर लेते हैं, यानी 6:3 और ये 7:4। अब देखिए एक आ गया गैप, यहाँ भी एक, ये एक गैप कितना के बराबर है, 8.5 वर्ष के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, बेटे का वर्तमान आयु, बेटे का वर्तमान 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का 8 3 24 और 1.5 25.5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक पुरुष और एक महिला 60 दिन में करते हैं। एक पुरुष का 3 यूनिट और एक महिला का 2 यूनिट, यानी 5 यूनिट, और टोटल है 60 दिन। तो टोटल वर्क हो गया 5 गुना 60, ठीक है, टोटल वर्क हो गया 5 गुना 60 यानी 300, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 6 पुरुष और 2 महिला, तो 6 पुरुष का 6 गुना 3 प्लस 2 महिला का 2 गुना 2, 6 18 4 22 यूनिट कितना में करेगा। तो टोटल वर्क है 300 और प्रतिदिन 22 की क्षमता से, तो कितना दिन लगेगा 22। ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ 60 नहीं 66 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए 66। 66 होगा तो ये 5 गुना 66 हो जाएगा टोटल वर्क, यानी 6 25 30 और 6 25 30 3300, और ये सॉरी 360, और ये 360 होगा तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 15, 11 से 2 बार में, 11 से 30 बार में, ये 15 बार में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ 66 होगा। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। 5n को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यानी संख्या जो है वो किसके बराबर है, 7n प्लस 3, 7 से भाग किए 3 शेषफल बचा, यानी 7n प्लस 3। अब इसका 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना करेंगे यानी n जो है आपका, चाहे संख्या n ही है ना, n जो है आपका वो कुछ इस तरह से 7x प्लस 3 के रूप का है। 7 से भाग करे शेषफल 3, 5n क्या हो जाएगा, 7 5 35 x प्लस 15। अब इसमें 7 से भाग करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 15 जो बचेगा इसी में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के अनुकूल 80 मिनट में तय करती है, तो स्थिर पानी में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय है। विपरीत में चलता है 8 किलोमीटर 4 घंटा में, तो चाल 8/4 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर 80 मिनट, 80 मिनट बोले तो 80/60 घंटा। 1 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल शांत जल में क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, यानी 6 प्लस 2/2, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में नाव की चाल। और शांत जल में कितना दूरी तय करना है, 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर की दूरी 4 के चाल से चलने में कितना समय लग जाएगा, 7 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। 20,000 रुपए पर 20% की दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का तो निकाल लेते हैं, 73 दिन का कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 20,000 का अगर 20% का बात करें तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 2,000 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000, यानी पहला साल तो उसको 4,000 मिलेगा, दूसरा साल 4,000 मिलेगा, 20,000 पर 4,000, और इस 4,000 पर इसका 1/5 करेंगे तो 800 मिलेगा। तीसरा वर्ष 73 दिन, 73 दिन का मतलब हो गया 73/365 साल, यानी 1/5, 1/5। तो रेट है 20%, तो 1/5 वर्ष के लिए कितना रेट हो जाएगा, 4%, 4%, यानी तीसरा वर्ष जो है 73 दिन के लिए हमें 4% का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। 4% का मतलब होता है 1/25। तो 20,000 का 1/25 कहिए या 4% कहिएगा तो कितना आ जाएगा, 20,000 का 4% 800। अब इस 4 का 4% 160, इस 4,000 का 4% 160, और इस 800 का 4%, ये टोटल आपका ब्याज हो गया। आता है समझ में। पहला साल तो 20%, तो 20,000 का 20% 4,000। दूसरा साल 20%, तो 20,000 का 20% 4,000। तीसरा साल 4%, तो 20,000 का 4% 800।
अच्छा, इस पर फिर दूसरा साल में जो ब्याज लगेगा वो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 4,000 का 20% 800। तीसरा साल जो लगेगा अब वो 4,000 पर 4% 160, फिर इस 4,000 पर 4% 160, फिर 800 पर 4% 32। तो 4,000 4,000 8,000, 800 800 1,600, 160 160 320 और ये 32। तो 2 5 9 1 और ये 8, कितना हो गया ये 2 5 6 3 9 और 8 1 1600 है ना, 1600। 2 5 3 6 और ये क्या जोड़ रहे हैं हम भी जो है ना, 320 है ना ये, और ये 32, 2 5 9 और ये 9,952, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन ही ये एक्सेट में है। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।